हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान बाजार में। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, बहुत लंबे अरसे के बाद फिर से आ गए हैं YouTube पर, और आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटिक्स के बारे में, भारतीय संविधान के बारे में बात करने वाले हैं। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंडियन पॉलिटी से कुछ ना कुछ प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों, उसी का आज ये सेशन है। और दोस्तों, यही पॉलिटी के सेशन में आज हम बात करने वाले हैं उस पॉलिटी के भाग 5 के बारे में। जैसा कि हम आपको पहला वीडियो में बताए थे कि भारतीय संविधान को 22 भागों में बांटा गया है, जिसमें हम हर एक भाग को पढ़ते आ रहे थे और आज तक हमने 4 भागों को कंप्लीट कर लिया है। और दोस्तों, आज जो भाग है वो आपके बीच भाग 5 को लेकर के आए हैं। भाग 5 के बारे में हम जानेंगे कि भाग 5 में आखिर क्या क्या है, और इसके पूरे डिटेल को आज जानने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको लेकर के चलते हैं भाग 5 के साथ। भाग 5 जो भारतीय संविधान के हैं, और भाग 5 में दोस्तों वर्णन किया गया है आर्टिकल 52 से लेकर के 151 तक। यहाँ पे आप देखें कि अनुच्छेद 52 से 151 के बीच में भाग 5 को वर्णित किया गया है, जिसमें दोस्तों हम आपको जब भाग के बारे में बता रहे थे, संविधान के भाग वाला जो वीडियो था, यदि आप नहीं देखें तो वहाँ पे जाकर के देख लीजिए। उसमें हम बात किए थे दोस्तों कि ये जो है 22 भाग में बटे हुए हैं, और भाग 5 में क्या क्या है, तो वो हमारा संघ की कार्यपालिका है, संघ की कार्यपालिका के बारे में है, और हमारा क्या है, संघ की विधायिका के बारे में है, और हमारा क्या है, तो संघ की न्यायपालिका के बारे में है, न्यायपालिका के बारे में है। यहीं पे हम बात करते हैं दोस्तों कि ये भाग 5 में ही ये हम बताए थे कि कार्यपालिका जो संघ की 2 तरह के होते हैं कार्यपालिका, एक संघ के होते हैं, एक राज्य के होते हैं। लेकिन हम भाग 5 में देखेंगे ये हमारा संघ की कार्यपालिका होगा, वहीं संघ की विधायिका होगा, और फिर संघ की न्यायपालिका होगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे संघ की कार्यपालिका का। संघ की कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। इसमें से हम बात करेंगे विशेष रूप से यहाँ पे दोस्तों राष्ट्रपति के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आर्टिकल 52 से लेकर के 78 के बीच में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा किया गया है। तो आज हम 52 से लेकर के 78 के बीच के आर्टिकल को देखने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम बता दें कि राष्ट्रपति के बारे में देखेंगे, और चलिए हम आप शुरू करते हैं कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं, सबसे पहले राष्ट्रपति के बारे में जो चर्चा किया गया है वो अनुच्छेद 52 में किया गया है, आर्टिकल 52 में किया गया है, और इसमें कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। जैसा कि आप जान रहे हैं कि कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन उसका जो वास्तविक प्रधान जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। ये राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र के प्रधान होते हैं, तो आपको ये पता है। तो यहाँ पे हम क्या देखें, आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। वहीं पे दोस्तों आर्टिकल 53 में कहा गया है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगा। इसका अर्थ ये है कि संघ का जो भी कार्यपालिका शक्ति होगा वो राष्ट्रपति के हाथों में होगा, राष्ट्रपति अपने हाथों में रखेगा और उसके अनुसार अपने शक्ति का प्रयोग करेगा। 54 में दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन उसका निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। राष्ट्रपति जो भी बनते हैं उसका निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है, और उस निर्वाचक मंडल में बहुत सारे सदस्य शामिल होते हैं, जिसमें से लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, और फिर राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि राज्य में जो होता है एक राज्य विधानसभा होते हैं और राज्य विधान परिषद होते हैं, जिसमें विधान परिषद के कोई भी सदस्य शामिल नहीं होंगे, किसमें? राष्ट्रपति के निर्वाचन में। वहीं पे विधानसभा के सभी सदस्य जो निर्वाचित सदस्य हैं वो शामिल होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं वो भी शामिल होंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन में। ये दोस्तों जिस समय संविधान बना था उस समय इसको नहीं जोड़ा गया था, लेकिन 1992 में 17वां संविधान संशोधन के तहत दिल्ली और पांडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अवसर दिया गया और उसे संविधान में जोड़ा गया।
तो इस तरह से यहाँ पे हमने देख लिया कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, राज्य के विधानसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं वो भाग लेंगे, और फिर 1992 के तहत 17वां संविधान संशोधन के तहत दोस्तों यहाँ पे दिल्ली और पांडिचेरी के भी विधानसभा को भाग लेने का अवसर मिल गया। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया 52, 53 और 54 तीन अनुच्छेद। यहाँ से हमने बताया कि जितने भी अनुच्छेद इसमें आएगा वो तो आपको क्लियर होते जाएगा, और ये सिलसिलेवार ढंग से आप सारा कुछ समझ पाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से आप इसे समझेंगे दोस्तों। देखिए अब यहाँ से हम बात कर लेंगे 52 में राष्ट्रपति के बारे में था, 53 में कि सारा जो संघ का शक्ति होगा वो राष्ट्रपति के पास होगा, 54 में हमने देख लिया कि राष्ट्रपति का जो है निर्वाचन वो निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा, जिसमें इन सारे सदस्यों का भागीदारी होगा। वहीं पे हम बात करते हैं अनुच्छेद 55 का। तो दोस्तों अनुच्छेद 55 में कहा गया कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होगा, और राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है, और यह गुप्त मतदान विधि से होता है। दोस्तों ये हमारा जो है गुप्त मतदान विधि से होता है। जैसे आप जान रहे हैं यहाँ पे देख रहे हैं कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा, जैसे आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री या फिर एमपी का जो चुनाव होता है या एमएलए का चुनाव होता है, उसमें हर एक लोग जिसका उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा है वो जाकर के मतदान करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में दोस्तों हर एक नागरिक उनका मतदान नहीं करते हैं, उनका मतदान एमपी और एमएलए के द्वारा ही किया जाता है। तो उसी को हम क्या कहेंगे, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ठीक है। और इसका जो है गुप्त मतदान विधि से होता है। वहीं पे हम बात करते हैं कि इसमें क्या है कि इनके मतों को मूल्य निकाल करके, जैसा हमने कहा कि एमपी और एमएलए दोनों के क्या होते हैं कि जितने भी उसके निर्वाचित सदस्य हैं उनके आधार पर वही इनका वोट करते हैं, और उसी के आधार पर इसका मतों का मूल्य निकाला जाता है कि कितने एमपी यहाँ पे सपोर्ट किए हैं और कितने एमएलए सपोर्ट किए हैं, उनके मतों का मूल्य क्या होगा, और उस आधार पर राष्ट्रपति का सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि मतों का मूल्य कैसे निकालते हैं। तो यहाँ दोस्तों एक एमएलए मतलब विधायक जो होते हैं उसके मतों का मूल्य क्या होगा, तो एक एमएलए के जो है मतों का मूल्य डिपेंड करता है कि राज्य की कुल जनसंख्या कितना है। राज्य की कुल जनसंख्या में राज्य के कुल निर्वाचित विधायक की संख्या, जैसा कि आप जानते हैं राज्य में विधायक होते हैं, और उसी में हम बात करते हैं एक एमएलए मतलब एक विधायक का जो मत का मूल्य होगा वो डिपेंड करेगा कि राज्य की कुल जनसंख्या कितना है और उसमें से कितने निर्वाचित विधायक हैं टोटल राज्य में। तो वही डिपेंड करता है एक एमएलए के मत का मूल्य निकालने में। और वहीं दोस्तों गुना कर देते हैं 1/1000 से। यहीं पे आपको कन्फ्यूजन होगा, कहीं कहीं इसको भागा करके 1000 कर देता है, तो वही बात हुआ, भागा को चेंज करेंगे तो 1/1000 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, एक एमएलए का मत का मूल्य। वहीं पे हम बात करते हैं कि एक एमपी का मत का मूल्य कैसे निकालेंगे, दोनों का भागीदारी होता है। तो एमपी के लिए देखिए क्या इसमें है कि सभी राज्य के विधायकों के मतों का कुल संख्या, जो भी मत का मूल्य होगा, सभी राज्यों के जितने भी विधायक हैं उनका जो भी मत का मूल्य होगा, जैसे यहाँ से निकालें उसका जो मूल्य निकला उसमें क्या है कि कुल निर्वाचित सांसद सदस्यों की संख्या, उसमें कितने निर्वाचित एमपी हैं उनके जो संख्या है उनसे भाग दे दिया जाता है, और इस आधार पर एक एमपी का मत का मूल्य निकल जाता है, और उसी के आधार पर दोस्तों राष्ट्रपति का यहाँ पे चुनाव होता है। तो आप इसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये दोस्तों कहाँ पे था, 55 में था। अब हम आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 56 की ओर, और 56 में इसमें कहा गया है कि कार्यकाल के बारे में। राष्ट्रपति का कार्यकाल मुख्यतः 5 वर्ष का होता है, लेकिन इसमें बढ़ाया और घटाया भी जा सकता है। कोई भी ऐसा सिचुएशन आ जाए जब राष्ट्रपति का चुनाव ना हो सके, उस समय उसको बढ़ाया भी जा सकता है। और दोस्तों यहाँ पे यदि हम बात करें इसका कार्यकाल, तो ये अपना कार्यकाल पहले भी समाप्त करवा सकते हैं, और राष्ट्रपति का कार्यकाल पहले वैसे भी समाप्त किया जा सकता है महाभियोग लगा करके। महाभियोग के बारे में हम अनुच्छेद 61 में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि कार्यकाल उनका समाप्ति समय के पहले भी हो सकता है और समय के बाद भी हो सकता है। यहाँ पे यदि राष्ट्रपति स्वयं चाहे कि हम अपने कार्य पर नहीं रहना चाहते हैं, हम अपना त्याग पत्र दे दें, तो वो भी कर सकते हैं। और ये राष्ट्रपति जो त्याग पत्र देते हैं वो उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देते हैं। दोस्तों इस आधार पर ये अपने कार्यकाल निश्चित कर पाते हैं, और ये मुख्यतः 5 वर्ष का होता है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 57 के बारे में।
देखिए 57 में कहा गया है कि पुनः राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। जैसे अभी कोई राष्ट्रपति है, इनका कार्यकाल समाप्त हो जाने वाला है, तो समाप्त होने के बाद ये नहीं होता है कि आप फिर से राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते। उसमें भी क्या है, फिर से यदि आप राष्ट्रपति बनना चाहेंगे तो आप आसानी से बन सकते हैं। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप एक बार राष्ट्रपति रहें, 2 बार रहें तो 2 ही बार रख सकते हैं। जितना बार आप चाहे राष्ट्रपति बन सकते हैं। वो कितना में है, तो 57 में आपका क्लियर किया गया है। यहीं पे हम बात करते हैं दोस्तों कि राष्ट्रपति बनना है तो उसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। हम भी राष्ट्रपति बनना चाहें तो हमारा लिए योग्यता क्या होगा कि हमारा क्या एबिलिटी हमारे अंदर होना चाहिए कि हम राष्ट्रपति बन सकें। तो उसमें देखिए सबसे पहले योग्यता कि वो इंडियन होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए, भारत का नागरिक पहले चीज़। दूसरा क्या है कि उनका आयु जो है 35 वर्ष पूरा हो चुका होगा, अर्थात 35 वर्ष से जितने भी बड़े हैं उनका योग्यता एक होता है कि 35 वर्ष हो गया है तो उनका एक योग्यता है। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता उसके पास होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य यदि आप निर्वाचित हो सकते हैं तो आप राष्ट्रपति के योग्य भी हैं। और यहीं पे हम चौथा बात करें तो वो कोई भी लाभ के पद पर ना हो। इस तरह से हम इसके योग्यता के बारे में भी चर्चा कर लिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों इस आधार पर 52 से लेकर के 58 तक हमारा क्लियर हो गया है। एक बार हम क्विक रिवीजन करेंगे कि 52 में क्या देखें, राष्ट्रपति है। 53 में हम देखेंगे उसका जो है संघ की कार्यपालिका जो है वो क्या होता है, शक्ति सारा राष्ट्रपति के पास होता है। वहीं पर हम 54 में बात किए कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस आधार पर होता है, निर्वाचक मंडल के द्वारा। 55 में हम देखें कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है और वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा ही होता है। और फिर यहाँ से हमने एमपी और एमएलए का मत का मूल्य भी निकालना सीख गया। और यहीं पे दोस्तों 56 में कार्यकाल के बारे में कहा गया है जो मुख्यतः 5 वर्ष का होता है। और 57 में इसका जो पुनः राष्ट्रपति बन सकता है इसके बारे में कहा गया है। और 58 में राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, किस योग्य होना चाहिए उसके बारे में वर्णन मिलता है। यहीं पर हम बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 59 में। और 59 में कहा गया है कि सभी काम राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। राष्ट्र के मतलब पूरे देश का जो भी काम होगा वो राष्ट्रपति के नाम से होगा। तो ये हमारा किस में कहा गया है, 59 में कहा गया है। वहीं पे बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 60 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण। राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण कैसे होता है, राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा कराया जाता है। और उसका शपथ जो होता है अपना संविधान की रक्षा और प्रतिरक्षा का शपथ होता है। तो यहाँ से हमने देखा शपथ कितना में है, 60 में है। यहीं पे 61 में कहा गया है महाभियोग। महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बात किया गया है। दोस्तों जब भी राष्ट्रपति को हटाना होता है तो उसके लिए महाभियोग पारित किया जाता है। महाभियोग लोकसभा या फिर राज्यसभा कहीं भी लाया जा सकता है, लेकिन उसे 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देना अनिवार्य होता है। तो इसके बारे में भी हम डिटेल देखेंगे एक नए वीडियो में महाभियोग के बारे में। और यहीं दोस्तों अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति के कार्य के बारे में, कि राष्ट्रपति कोई बन गया तो उसका कुछ कार्य होगा, क्योंकि कोई भी पद है तो उसका कोई ना कोई कार्य होता है। तो इसके आधार पर हम देखेंगे कि राष्ट्रपति का क्या क्या कार्य है। तो दोस्तों यहाँ से बहुत सारे कार्य हैं, जिसमें से हम पहला बात करते हैं कि विधायी कार्य। विधायी कार्य क्या होता है, जैसे कोई भी नियम या कानून बनता है, विधेयक पारित किया जाता है और विधेयक को पारित करने के बाद उसे लोकसभा और राज्यसभा में पारित कर दिया और अंतिम जो होता है अनुमति राष्ट्रपति का होता है। अंतिम रूप से राष्ट्रपति यदि स्वीकृति दे दें तो वो विधेयक कानून में परिणत हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कि विधेयक लोकसभा या राज्यसभा में लाने के बाद उसे पूर्ण रूप से स्वीकृति राष्ट्रपति के द्वारा मिलता है, तभी वो कानून बनता है। और यदि राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति नहीं दिए तो वो कानून नहीं बन सकते हैं। तो इस आधार पर हम देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे विधेयक होते हैं जो राष्ट्रपति के साथ राष्ट्रपति के पास आते हैं, लेकिन राष्ट्रपति उसे स्वीकृति नहीं देते हैं। वहीं पे राष्ट्रपति को एक अधिकार प्राप्त है, वीटो पावर, वीटो की शक्ति प्राप्त है। और उसी के आधार पर कोई भी विधेयक कानून बनेगा कि नहीं ये तय होता है। और वीटो 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। वीटो एक होते हैं एब्सोल्यूट वीटो, दूसरा होता है सस्पेंशन वीटो और तीसरा होता है पॉकेट वीटो। तो यहाँ पे हम बात करते हैं एब्सोल्यूट वीटो जो होता है उसे राष्ट्रपति के पास जो भी विधेयक गया है उसको राष्ट्रपति वापस कर देता है। मतलब क्या है कि उस पर कोई निर्णय नहीं लेना चाहता है तो उस तरह के विधेयक को वो वापस कर देते हैं।
ये दोस्तों यहाँ पे बात याद रखेंगे कि विधेयक जब वापस कर दिया गया तो वो एब्सोल्यूट वीटो में आएगा। और ये कब वापस करते हैं तो प्राइवेट विल के संबंध में, जो भी प्राइवेट विल है उसके संबंध में ये उसे वापस कर देते हैं डायरेक्टली, उस पर कोई बात नहीं करना चाहते हैं। वहीं पे बात करते हैं सस्पेंशन वीटो जो है, उसमें विधेयक को वापस करता है लेकिन क्या, पुनर्विचार के लिए। ऐसा राष्ट्रपति को लगता है कि इस विधेयक में कुछ सुधार होना चाहिए, कुछ बदलाव होना चाहिए, तो वो उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए फिर से भेज देता है। लेकिन वहीं पे बात करते हैं कि यदि पुनर्विचार के बाद फिर से वो विधेयक राष्ट्रपति के पास आ जाता है तो राष्ट्रपति को उस पर ये अनुमति देना अनिवार्य हो जाता है। तो इस आधार पर हम दोस्तों यहाँ से हम देख लिए सस्पेंशन वीटो के बारे में भी, जिस पर वापस तो करता है लेकिन पुनर्विचार के लिए सस्पेंस में रखा जाता है कि इसमें कुछ डाउट है, कुछ गलतियां हैं, कुछ कमियां हैं, कुछ सुधार की ज़रूरत है, तो वो चीज़ हम देखें। फिर हमारा क्या है, पॉकेट वीटो। और पॉकेट वीटो में ऐसा होता है कि कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है और राष्ट्रपति उसे अपने ही पास रखे रह जाते हैं, अपने ही पॉकेट में रखे रह जाते हैं, तो उसी का नाम है पॉकेट वीटो। मतलब क्या है, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं दिए। पहला में तो वापस किए भी और दूसरा में वापस किए पुनर्विचार के लिए, लेकिन तीसरा जो ऐसा विधेयक होता है जिसको अपने ही पास रख दिया, उसका कोई ये नहीं हुआ, तो वही क्या होता है हमारा पॉकेट वीटो, अपने ही पॉकेट में रखे रह गया। यहीं पे हम बात करते हैं प्रशासनिक कार्य के बारे में। राष्ट्रपति के पास प्रशासनिक कार्य भी है। प्रशासनिक कार्य क्या होते हैं दोस्तों, कोई भी प्रमुख पदाधिकारियों का नियुक्ति करना या फिर उसे पद से हटाना, ये प्रशासनिक कार्य के अंतर्गत आता है। और भारत के राष्ट्रपति को प्रशासनिक कार्य प्राप्त है। यहाँ पे हम देखेंगे कि इसमें किन किन लोगों को हटा सकते हैं और किन किन लोगों को नियुक्त कर सकते हैं। वैसे प्रधानमंत्री के बारे में भी जानते हैं कि उनका नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। फिर यहाँ से मंत्री परिषद के जितने भी सदस्य हैं उनका भी नियुक्ति, और राज्यपाल का भी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति। और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और जितने भी सदस्य होते हैं उनका भी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति नियुक्ति किए, तो हटाने का भी अधिकार है। और यहीं पे सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जितने भी हैं उनका भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। साथ ही बात करें दोस्तों, महान्यायवादी का भी नियुक्ति करते हैं, और वहीं पे ये हमारा राजदूतों का भी नियुक्ति करते हैं, और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का भी नियुक्ति करते हैं। और जिनका भी नियुक्ति करते हैं उनको पद से हटाने का भी शक्ति उनके पास है। तो यहाँ से हमने देखा कि प्रशासनिक कार्य भी कर सकते हैं कौन, राष्ट्रपति, तो ये भी इनको शक्ति प्राप्त है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि संसद का सत्र बुलाना। जैसा आप जानते हैं कि संसद का सत्र बुलाया जाता है, सत्रावसान किया जाता है दोस्तों। ये अब बात करेंगे, संघ की समाप्ति भी कर सकते हैं, कोई भी संघ है उसको समाप्त कर सकते हैं, संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा और राज्यसभा संयुक्त रूप में बैठते हैं, तो ये भी कर सकते हैं। ये भी कार्य किनका है, राष्ट्रपति का है। लोकसभा का विघटन भी कर सकते हैं, और वहीं पे प्रत्येक वर्ष अधिवेशन के प्रथम दिन संसद का आह्वान भी कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष में होता है और उसका जो है अधिवेशन का आह्वान भी कौन करते हैं, शुरुआती भी कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा, और यहाँ से ये सत्र भी शुरुआत कर सकते हैं। और सत्र साल भर में 2 सत्र होते हैं, और दोनों के बीच का जो काम ये काल होता है वो 6 महीना का होता है। तो आप ध्यान रखेंगे, एक साल में 2 बार, और दोनों के बीच का जो काल है वो 6 माह का है, ठीक है। और सत्र 3 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः सत्र के बारे में बात किया जाता है तो 3 प्रकार के, पहला बजटकालीन सत्र, दूसरा मानसूनी सत्र, और तीसरा शीतकालीन सत्र। तो ये 3 सत्रों के बारे में भी चर्चा बहुत ही डिफेंस तरीके से अगला वीडियो में हम करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप संसद के सत्र बुलाना में देख लिए 3 तरह के सत्र होते हैं, बजटकालीन, और फिर मानसूनी, और फिर शीतकालीन सत्र। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो शक्ति है राष्ट्रपति को, वो सैन्य शक्तियाँ प्राप्त है। जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति को थल सेना, वायु सेना और जल सेना तीनों का प्रमुख कहा जाता है। तीनों का अध्यक्ष होते हैं कौन, राष्ट्रपति होते हैं। तीनों सेना को प्रधान। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे बात ये भी किया जाता है कि युद्ध और शांति का जो है निर्णय लेने का अधिकार किसको होता है, राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति यदि चाहेंगे कहीं भी युद्ध करना तो युद्ध आसानी से कर सकते हैं, और यदि चाहें कोई भी युद्ध को शांत करना तो वो भी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि तीनों सेना का प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। अब हम बात करते हैं आपातकालीन शक्ति के बारे में। दोस्तों आपातकालीन शक्ति तो राष्ट्रपति को होता है, लेकिन वो भाग 5 में नहीं आते हैं, ये हमारा भाग 18 में आते हैं। वो शक्ति जो है
आपातकाल का शक्ति वो राष्ट्रपति के हाथों में ही होता है, लेकिन ये भाग 18 में आते हैं और जिसका वर्णन, ये 3 प्रकार के आपातकालीन शक्ति होते हैं, राष्ट्रपति शक्ति, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपात और वित्तीय आपात। ये तीनों जो होते हैं आपात आर्टिकल 352, 356 और 360 के तहत इसका वर्णन संविधान में किया गया है। तो दोस्तों इसके बारे में भी हम एक नया वीडियो में देखेंगे पूरे डिटेल तरीके से कि क्या होते हैं राष्ट्रपति शासन, क्या होते हैं राष्ट्रीय आपात और क्या होते हैं वित्तीय आपात। इनके बारे में हम डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों यहाँ से हम नेक्स्ट जो है हमारा शक्ति राष्ट्रपति का, वो है क्षमादान की शक्ति। जैसा कि आप जानते हैं कि क्षमादान की शक्ति, जिसमें वो क्षमा भी कर सकते हैं और फिर क्षमा भी कर सकते हैं, लघुकरण कर सकते हैं, विराम कर सकते हैं, परिहार कर सकते हैं और परिविलंबन कर सकते हैं। दोस्तों ये करने की शक्ति जो है किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को प्राप्त है और ये अनुच्छेद 72 के तहत इनको प्राप्त है। प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपका सही आंसर होगा अनुच्छेद 72। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से शक्ति इनको प्राप्त है। तो क्षमादान, क्षमा मतलब क्या? माफ़ कर देना। कोई भी दंड है किसी को भी दिया गया है तो उसे राष्ट्रपति से क्षमा याचना करने के बाद वो राष्ट्रपति क्षमा कर सकते हैं, मतलब उसको माफ़ कर दिए कि जाओ कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन क्या है लघुकरण? लघुकरण से पता चल रहा है दोस्तों, लघु मतलब होता है छोटा। जैसे कोई भी सजा किसी व्यक्ति को 1 साल का दिया हुआ है तो राष्ट्रपति उसे 6 माह का भी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि उसको कम कर दिए। क्या किए? उनके जो है जितने दिनों का था उनसे कम कर दिए। जैसे 1 साल का है तो 6 माह कर सकते हैं, 6 माह का है तो उसको 3 माह कर सकते हैं, 1 माह कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ? लघुकरण। दंड तो मिलेगा लेकिन कम समय के लिए छोटा कर दिया। यहीं पे हम देखते हैं विराम। विराम मतलब क्या होता है कि कुछ समय के लिए, या फिर विराम मतलब होता है उसको रोक ही देना, ठीक है। कोई भी जो है ये दंड दिया गया है तो उसको रोक देना ही क्या कहलाता है? विराम कहलाता है, ठीक है। परिहार मतलब क्या होता है कि उसके प्रकृति, जो भी दंड दिया गया है उसके प्रकृति में क्या परिवर्तन किए बिना उसके कार्य को छोटा कर देना, कम कर देना। जैसे फांसी की सज़ा है तो फांसी की सज़ा तो होगा ही, तो उसको छोड़ करके। लेकिन यहाँ क्या है, कोई भी दंड है, जैसे क्या है कि कहीं कैद ही रहना है तो उसमें क्या है कि कैद रहने का जो है उसको कुछ दिन के लिए क्या करता है, ये परिहार में होता है। परिहार में दोस्तों ये देखेंगे कि परिहार जब भी होता है तो इसमें क्या करता है, उसके प्रकृति में बदलाव किए बिना, मतलब जिस प्रकार का सज़ा आपको मिला है वही सज़ा रहेगा लेकिन उसको कम समय के लिए आपको झेलना होगा। तो ये हमारा परिहार में आता है। और परिविलंबन में क्या आता है? परिविलंबन में देखेंगे कि कोई भी जो सज़ा है आपको मिला हुआ है तो उसको कुछ दिनों के लिए रोक देगा। कुछ दिनों के लिए रोक देना ही क्या होता है? परिविलंबन होता है, ठीक है। तो कुछ दिन का रोक लगा दिया। जैसे ये जो होता है ये सब किस केस में होता है? तो कोई गर्भवती महिला है या फिर कोई असाध्य रोगों से पीड़ित व्यक्ति है तो उनके लिए ये विराम भी लगाया जा सकता है, परिहार और परिविलंबन। इन सारे लोगों के लिए ये सारे क्षमादान किया जा सकता है। और वो क्या क्या है? गर्भवती महिला या फिर किसी असाध्य रोगों से पीड़ित व्यक्ति हैं तो उनके लिए। तो यहाँ से ये सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। ये सारा शक्ति हम यहाँ पे डिस्कस कर लिए। और एक और शक्ति होता है राष्ट्रपति का जिसको कहते हैं राजनयिक शक्ति। राजनयिक शक्ति में दोस्तों विदेशों के साथ कोई शोध समझौता, कोई समझौता हो या फिर और भी कोई कार्य हो जो देश और विदेश दोनों देश के साथ हो तो वो हमारा कहाँ पे आएगा? राजनयिक शक्ति में आएगा। कोई भी विदेशों के साथ समझौता हो या फिर युद्ध की स्थिति हो तो वहाँ पे राष्ट्रपति को प्राप्त है शक्ति और उसके अनुसार से वो एक्शन ले सकते हैं, उनके अनुसार से वो अपना कार्य कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे हमने देखा कि राष्ट्रपति का कार्य विधायी कार्य भी हैं, प्रशासनिक कार्य भी हैं, संसद का सत्र बुलाना भी है और सैन्य शक्तियाँ प्राप्त है इनको, और आपातकालीन शक्ति भी है और क्षमादान की शक्ति है और अंतिम राजनयिक शक्ति भी राष्ट्रपति को प्राप्त है। और इस आधार से पूरे भारत के राष्ट्रपति प्रमुख माने जाते हैं और कार्यपालिका का प्रमुख भी राष्ट्रपति ही होते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हमने ये पूरा राष्ट्रपति के बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त कर लिया है। और एक वीडियो जो यहाँ से आने वाला है आपातकालीन शक्ति के बारे में, जो भाग 18 का है, और इसमें आर्टिकल 352, 356 और 360 को हम देखेंगे। राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपात और वित्तीय आपात के बारे में पूरे डिटेल से जानने वाले हैं। तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये सेशन।
तो यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में नए अंदाज के साथ। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।